हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज का आज हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग फिजिक्स से आए हुए एनटीपीसी का एग्जाम जो 2025 में ग्रेजुएट लेवल का हुआ है, इसमें से आए हुए सभी सवाल हम लोग करेंगे। तो फिजिक्स से आपको सवाल पड़ा था इस बार 33 क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 33 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन विथ ओरिजिनल क्वेश्चन और इस बार का सवाल का पैटर्न समझेंगे। तो आने वाला एग्जाम में आपको जरूर इससे फायदा हासिल होगा। तो चैनल में आप नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं। बाकी चलिए हम लोग करते हैं अपने सवालों को। अगला सवाल जो पहला है हमारा आज का वो क्या कहता है देख लें जरा। पहला सवाल कह रहा है कि कैलोरी सिद्धांत, कैलोरी थ्योरी ने उष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। यानी कैलोरी सिद्धांत से पहले कौन सा सिद्धांत चलती में था? उष्मा गतिकी सिद्धांत या फिर फ्लोजिस्टन सिद्धांत या गति सिद्धांत या एंट्रोपी सिद्धांत। तो कैलोरी सिद्धांत ने किस सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया? तो फ्लोजिस्टन सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के जलने पर उससे क्या निकलता है? फ्लोजिस्टन निकलता है। लेकिन यह सिद्धांत गलत साबित हुआ और कैलोरिक सिद्धांत आया। अगला सवाल है, सेल्सियस पैमाने पर जल के तिरिक बिंदु का तापमान कितना होता है? -273.15, 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस पैमाने पर जल का तिरिक बिंदु जो होता है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। तिरिक बिंदु एक ऐसी स्थिति होती है जहां कोई पदार्थ एक साथ तीन अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस में होता है। तो जल के लिए तिरिक बिंदु 0.01 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब इस तापमान पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में जल रह सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई पदार्थ अति चालक बन जाता है यानी सुपर कंडक्टर तो यह माइसनर प्रभाव यानी मेसनर इफेक्ट के अधीन आता है। तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या असर पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य पावर बढ़ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र रूप से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिकर्षित यानी हटा दिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को अवशोषित कर लिया जाता है। तो जब कोई पदार्थ अति चालक बन जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह से अपने से हटा देता है। और मान के चलिए ये आपका अति चालक पदार्थ है तो यहाँ से आपका कभी भी चुंबकीय क्षेत्र कभी नहीं गुजरेगा, बल्कि यह साइड से होकर निकल लेगा। यह आपका इससे होके नहीं गुजर सकता है और इसीलिए इसे प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। तो मेसनर प्रभाव जो है यह वह प्रभाव ही है जिसमें अति चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं घुस सकती। अगला सवाल है, समदैशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरंगाग्र की प्रकृति क्या है? बेलनाकार, दीर्घवृत्तीय, गोलीय या फिर समतल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोलीय। अब इस सवाल को थोड़ा समझते हैं। तरंगाग्र क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से जो लाइट वेव जो निकलती हैं, तो लाइट वेव जो निकलती है उसका एक काल्पनिक आकार बनता है। तो यहाँ पर बिंदु स्रोत से देखिए ये गोलाकार बन रहा है, इसीलिए आपका क्या हुआ? गोलीय हुआ। और अगर यही एक लाइन सोर्स होता यानी एक लंबा चीज होता तो इससे इस प्रकार चारों तरफ निकलता इस प्रकार, और इस प्रकार से हमारा आकृति क्या बनेगा? तो आकृति बनेगा बेलनाकार। तो अगर लाइन सोर्स रहता तो बेलनाकार, अगर बिंदु सोर्स है तो क्या हुआ? वो हुआ आपका गोलीय। और दूर में जाके गोलीय हो या फिर लाइन सोर्स हो, कोई भी हो, वो आपका समतल ही नजर आएगा। अगला सवाल है, मेसनर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है? लौह चुंबकीय, अतिचालक, अनुचुंबकीय या रोधी। तो मेसनर प्रभाव किसमें होता है? अतिचालक। अतिचालक में ही केवल मेसनर प्रभाव है। मेसनर प्रभाव क्या है? अति चालक से होके कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर सकती, वही आपका क्या है? वही आपका मेसनर प्रभाव है। अति चालकता एक ऐसा गुण है जब कोई भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाए और उसका चालकता या फिर रेजिस्टिविटी जो है वो आपका क्या हो जाए? तो वो आपका प्रतिरोध शून्य और ये आपका चालकता क्या हो जाए? अनंत हो जाए। अगला सवाल है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्य ताप का परिसर क्या होता है? रेंज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो प्रयोगशाला तापमापी में -10 से 110 तक इसका रेंज होता है जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिमान है। तो इस पर बल निकालिए, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 2 न्यूटन या फिर 0 न्यूटन। तो जवाब इसका 0 न्यूटन है। लेकिन कैसे ये आप देखते हैं, देखिए एक समान वेग का मतलब हुआ कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं, और वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं यानी त्वरण 0 है। और बल का हमारा सूत्र होता है F बराबर क्या? ma। तो m आपका चाहे जो भी हो, अगर a 0 है तो बल का मान क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब 0 न्यूटन आपका सही जवाब हो जाएगा जो कि है भी।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस के आधार पर वाट, पास्कल, वाट प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें सही जवाब क्या है? वाट प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ऊर्जा की तीव्रता के रूप में होता है इसलिए। बाकी की बात करें तो ये वाट जो है ये आपका शक्ति का एसआई मात्रक है, और ये पास्कल किसका एसआई मात्रक है? तो ये दाब का, और मीटर पर सेकेंड वेग या फिर चाल का मात्रक है। अगला सवाल रहा, किस आधुनिक भौतिकी विज्ञानी ने न्यूटनी यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों की गहनता से जांच की? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, अर्नेस्ट माच, गैलीलियो गैलीलाई, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का गहराई से जांच करने वाले वैज्ञानिक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। निम्न में से किसका विमीय सूत्र ml0t-2 है? विकृति, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग या फिर आवृत्ति? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या है? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का सूत्र आपका हो जाता है डी थीटा का स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर। अब थीटा का अगर कोई भी मान अगर नहीं होगा तो नीचे से आपका टी जाएगा, तो टी आपका नीचे से अगर जाता है टी स्क्वायर तो ये आपका t-2। तो देखिए यहाँ आपका केवल t-2 आपका नजर आ रहा है। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? कोणीय त्वरण m0l0t-2। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तापमापीय गुणधर्म नहीं है? यानी निम्न में से कौन तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका? पदार्थ का रंग, विद्युत प्रतिरोध, धातु छड़ की लंबाई या गैस का दाब। तो किसको फर्क नहीं पड़ता है? तो पदार्थ के रंग को तापमान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी प्रतिरोध जो है, विद्युत प्रतिरोध, अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो देखिए, अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर हम लोग ताप घटाएंगे तो विद्युत प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, किसी तंतु यानी स्ट्रिंग में तरंगों को उत्पन्न करने के लिए कौन सी गति जरूरी है? यादृच्छिक, आवधिक दोलन, गैर त्वरक, स्थानांतरीय, सरल रेखीय गति। तो कभी भी तरंग उत्पन्न करने के लिए एक पीरियडिक मोशन चाहिए, यानी एक समय के बाद ही मोशन चाहिए, एक नियत पीरियड ऑफ टाइम में। उसे आवधिक दोलन गति कहते हैं, और उसे कंपन या दोलन उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, दाब का विमीय सूत्र क्या है? 4 सूत्र आपके पास दिए हुए हैं, चारों में से कोई एक निकालना है। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दाब यानी P जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और फोर्स का mlt-2 होता है, और एरिया का L स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपका L1 कट गया, L ऊपर जाके 1 माइनस होगा, और यहाँ आपका t-2। तो ml-1 t-2 ऑप्शन तलाशिए। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है, मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं? तो फिजिक्स में 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। दोनों का सेट यानी सबको क्या कहते हैं? मिला जुला के वैज्ञानिक मॉडल, मात्रकों की प्रणाली, समापन समुच्चय या सार्वत्रिक स्थिरांक प्रणाली। तो मूल और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अगला सवाल, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में किस घटक का उपयोग होता है? डायोड, ट्रांसफार्मर, धारा नियंत्रक या वोल्टमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा नियंत्रक, जिसे रियोस्टेट कहते हैं। इसका एक सिंबल भी इस प्रकार से रहता है, वही क्या है आपका? धारा नियंत्रक। बाकी ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, हाई करंट से लो करंट, लो करंट से हाई करंट के लिए यूज होता है। और उसके अलावा वोल्टमीटर जो है वो वोल्टेज मापने के लिए यूज होता है। और ये जो डायोड है ये तो आपका सेमीकंडक्टर डायोड होता है, जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके और फिर धारा से संबंधित गुणों का उपयोग होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान जिया वक्रीय, जिया का मतलब होता है साइन, जो साइन कोस आप पढ़ते हैं, तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यानी साइन वेव का त्रिकोणीय तरंग, आयताकार तरंग, वर्ग तरंग या एस आकार का तरंग। तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? तो एस आकार का तरंग। अब इसे समझते हैं। देखिए साइन का जो तरंग होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, तो ये 0 से शुरू होगा, ये एस आकार का। और कॉस भी एस आकार का होता है, लेकिन ये कहाँ से शुरू होता है? 90 से शुरू होता है। तो एक हो गया आपका साइन का और एक किसका हो गया? कॉस का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां पर विक्षोभ क्या होता है? शून्य, नियत, न्यूनतम या फिर अधिकतम होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिकतम। अब इस बात को समझते हैं। देखिए जब हम लोग ग्राफीय रूप में कोई तरंग को दिखाते हैं तो इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। और तरंग में क्या होता है? जो हाईएस्ट बिंदु जो होता है पीक पॉइंट, तो यहाँ जो पीक पॉइंट हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सिरिंग कहते हैं। पीक पॉइंट को सिरिंग, और जो गहरा पॉइंट है इसे क्या कहते हैं? तो गर्त कहा जाता है।
तो देखिए शिखर या फिर सिरिंग या क्रेस्ट जो है वह बिंदु है जहां पर विक्षोभ क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब अधिकतम वाला जवाब आपका हो जाएगा। अगला सवाल रहा आपके सामने, किसी तनित डोरी को कर्षित या विक्षुब्ध करने पर यानी उसे सिकुड़ने पर या फिर फैलाने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है। कोई भी तनित डोरी को, जैसे कोई डोरी आपका तना हुआ है इस प्रकार से और उसको आप कभी इधर आप ऐसे कर रहे हैं तो कौन सा तरंग उत्पन्न होगा, विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ पृष्ठीय या मरोड़ी तरंग। तो जो तरंग उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा, वो अनुप्रस्थ तरंग होगा। किसी तनित डोरी को कर्षित या विक्षुब्ध करने पर जो तरंग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ऑप्शन में से आसान पड़ गया है। अगला सवाल है 0.01 सेकंड की अवधि वाले ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी, 10 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या 0.1 हर्ट्ज। तो इसका देखिए सबसे पहला चीज जो आवृत्ति जो होता है न्यू बराबर होता है 1/t। तो 1/t यानी 1/t क्या है, 0.01 है। अब 0.01 से डिवाइड करिएगा तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद नीचे 2 अंक, तो ऊपर 2 अंक हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा तो 100। इसका मतलब 100 हर्ट्ज आपका जवाब हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब और परावर्तित किरण क्या होते हैं। यानी जो आपतित किरण आपतन बिंदु पर जो अभिलंब और परावर्तित किरण के क्या होगा, अलग अलग तल में, एक दूसरे के समांतर, एक ही तल में या एक दूसरे के लंबवत। तो जो परावर्तन का दूसरा नियम के अनुसार सभी के सभी एक ही तल में स्थित होंगे। यही तो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही है परावर्तन का दूसरा नियम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। सवाल कहता है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। देखिए आपको एक बात याद रखना है, ए मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। हालांकि सवाल में अगर डीप जाता ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ कुछ और पूछता, लेकिन देखिए यहाँ आपका ऑप्शन आसान बना दिया है। कुल प्रतिरोध मापने के लिए, अधिकतम धारा प्रवाहित करने के लिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, वोल्टता पात को कम करने के लिए। तो क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापन होता है। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है तो आपका जवाब होता ताकि इसमें से अधिकतम धारा बहे, इसलिए ए मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। अगर वो चीज पूछता तो ये जवाब होता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है। जो बेसिक यूनिट है, मूल स्थिरांक, व्युत्पन्न मात्रक, मौलिक या मूल मात्रक, मानक मूल मात्रक। तो आधार राशि वाले को क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये सब मूल मात्रक हैं। ऐसे 7 मूल मात्रक हैं। वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या आप्रगामी। तो वायु में जो ध्वनि तरंग है वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, जो कणों का दोलन होता है वो टू एंड फ्रो होता है। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। और अगर अनुप्रस्थ होता तो उसमें क्या होता, अप एंड डाउन, इसका मतलब ऊपर नीचे। तो जो दोलन जो है, दोलन की दिशा के आधार पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरी है, केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम, केवल निर्वात, केवल वायु अणु, केवल विद्युत चुंबकीय वाहक तरंग। तो ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए केवल कंपन होना चाहिए और प्रत्यास्थ माध्यम होना चाहिए। माध्यम हर हाल में होना चाहिए क्योंकि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की विमा ml-3 है, घनत्व, ऊर्जा, कार्य या फिर दाब। तो किसका है वो जरा हम लोग देख लें। तो देखिए सबसे पहला हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन घनत्व का। तो घनत्व जो होता है, डेंसिटी, वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m, और वॉल्यूम यानी पर मीटर क्यूब यानी l का नीचे 3, तो ऊपर देखिए ml-3 वहां आपका चला गया। तो देखिए आपका वही ऑप्शन में मैच कर गया, ml-3 घनत्व। और बाकी कार्य और ऊर्जा दोनों का सेम है और इसका क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और बल का होता है mlt-2 और जो s यानी दूरी का क्या हो जाएगा l, तो इसका क्या हो जाएगा ml2t-2, ये हो जाएगा कार्य का। और दाब का हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, जब कोई पिंड
किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है, जैसे पानी में, तो तरल पदार्थ को विस्थापित करता है। जाहिर सी बात है वो जितना जगह में डूबेगा उतना जगह में पानी या फिर कोई भी लिक्विड को हटाएगा। तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? कमानी बल, अभिलंब प्रतिक्रिया, तनन या उत्प्लावक बल। तो जब किसी पदार्थ को किसी द्रव में डुबाते हैं तो उत्प्लावक बल उत्पन्न होता है जो कि ऊपर की ओर लगता है। अगला सवाल है, कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना ही कार्य करता है और यांत्रिकी में खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रित करता है? तनन, घर्षण, कमानी या गुरुत्व बल, यानी बिना सटे लगने वाला बल, वो कौन सा है? वो गुरुत्वीय बल है। अगला सवाल है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तेज गति करते हैं, धीमी गति करते हैं, गति करना बंद कर देते हैं या फिर नष्ट होता है? तो गर्म करने पर उसके कण में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए वे तेज गति करते हैं। अगला सवाल है, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए, यानी जो तार जो होते हैं लंबे लंबे टेलीकम्युनिकेशन के लिए, यानी विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग होता है? लोहा, निकेल, जस्ता, सीसा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी और सोना। तो किसका यूज होता है? तांबा और एल्युमिनियम का ही ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि मानते हैं कि चांदी सबसे बेस्ट चालक है, लेकिन चूंकि बहुत महंगा है इस वजह से ये सस्ती और उच्च चालकता वाली होती है, इसलिए उपयोगी होता है। अगला है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? केल्विन, न्यूटन, जूल या वाट। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो जूल है। बाकी का बात करें तो केल्विन तापमान का है, न्यूटन आपका बल का है, वाट आपका शक्ति का है। विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त है? एल्युमिनियम, तांबा, लौह या टंगस्टन। तो सही जवाब है टंगस्टन, क्योंकि इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और इसका गलनांक भी बहुत हाई होता है। अगला सवाल है, आवृत्ति का मापन का मात्रक क्या है? जूल, मिलीसेकेंड, हर्ट्ज या पास्कल। तो आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो ये हर्ट्ज है। यह प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को बताता है, आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर होता है 1/t। ये भी आपको याद रखना है, जहां t जो होता है वो आपका आवर्त काल यानी टाइम पीरियड को डिनोट करता है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी सवाल है, विमा लंबाई का मात्रक निम्न में से कौन सा है? विमा लंबाई का मात्रक, जूल, एम्पियर, किलोग्राम या मीटर। तो किसका विमा जो है वो लंबाई है, वही आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? मीटर। मीटर आपका लंबाई का मात्रक होता है। बाकी तो देखा जाए तो जूल आपका क्या है? तो जूल आपका एनर्जी है, एम्पियर आपका करंट है और किलोग्राम आपका मास है। ये सभी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है 33 MCQ फ्रॉम फिजिक्स हमारा कंप्लीट होता है, वो भी महज 18 मिनट में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर हम लोग NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं अगले वीडियो में, और बाकी अन्य जो सीरीज जो चल रहे हैं मैथ वगैरह के, उन सभी का भी आप लाभ उठाएं और बाकी दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।